हेलो दोस्तों, कैसे हो। माई सेल्फ दीपक गोला, टीम फिजिक्स सीएलसी लेकर तो आपके लेके आए हम फिजिक्स इको का सबसे आखिरी पेपर, जो आपका पेपर उम्मीद करता हूं अच्छा गया होगा। ठीक है, तो जितने पेपर टीम फिजिक्स ने बनाए फिजिक्स इको, ये सारे एक एक क्वेश्चन पे खूब मेहनत की गई है आप लोग बच्चों के लिए। तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन। और बच्चों, इस पेपर में आप देख रहे हैं टॉपिक जो कवर किए गए, एक तो मॉडर्न फिजिक्स, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे यूज की गई है, और साथ में सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स, इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्सॉर्ब 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गैप है, ये आप जानते हैं 1 से लेकर 4 तक का गैप होता है। एच एटम में फर्स्ट एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल तक का गैप कितना है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 4 में जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक गैप है। अब हमसे पूछा है कि इसके एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता है बेटा डेल्टा जे। आप जानते हैं जे इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एनएच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एनएच अपॉन 4 पाई, तो ये 4 एच अपॉन 4 पाई माइनस 1 एच अपॉन 4 पाई, ये अपन ने कर दिया। तो क्या गया रिजल्ट? 3 एच अपॉन 4 पाई। बस एच की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ जाएगा 3.16 के समथिंग आ जाएगा रिजल्ट। 3.16 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा आपके इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आर क्या है? नाभिक की त्रिज्या है, और ए यहाँ पे इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो आपको एक ग्राफ बनाना है। क्या कैसा ग्राफ होगा? देखिए देखो, आप जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों अपन? आर नॉट ए पावर 1/3, ये आपको पता ही है। तो यहां से इसको नीचे ले आए तो आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा? ए पावर 1/3। अब बोथ साइड अगर अपन लॉग लेते हैं तो लॉग आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 1/3 लॉग ए। ठीक है, तो यहां से हमें इसमें और इसमें ग्राफ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं y इज इक्वल टू बेटा mx फॉर्म बन रही है। तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एनर्जी एच न्यू का एक फोटोन है, जिसपे हम W लेस देन एच न्यू वाला फोटोन मतलब वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, जो W है जो कि एच न्यू से कम है। ठीक है, इस पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इस फोटोन को एक मेटल सरफेस पे। तो आपसे कह रहा है कि क्या होगा? जो अपन जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ाई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि सरफेस पर जब हम फोटोन्स फॉल करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपन जो बात करते हैं वो क्या होती है? फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ये होती है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होते हैं उन सभी की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जीरो से लेकर इसके इक्वल होती है। इस मतलब इसके बीच में होती है, जीरो से एच न्यू माइनस ओमेगा के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? एच न्यू माइनस ओमेगा से कम या बराबर के साथ बाहर आ सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है जीरो से लेकर इस वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ दे रखा है। तो आपसे रेशो पूछा है एच अपॉन ई क्या होगा। तो जो रेशो एच अपॉन ई, इसमें ग्राफ जो अपन ड्रॉ करते हैं वी वर्सेस न्यू ग्राफ, इसमें एच अपॉन ई क्या होता है? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ के ढाल को अपन एच अपॉन ई कहते हैं। यहां से हमें इस ग्राफ का ये एंगल निकालना है, ये स्लोप। तो स्लोप अपन देखें tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू क्या बच्चों? tan थीटा, और यही यहाँ पे एच अपॉन ई होता है। ठीक है, तो स्लोप कितना जाएगा इसका? यहां से परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ कितनी यहां तक की? 1.656। ओके, और बेस कितना है यहाँ पे इसका? यहां से यहां तक का 2 से 6 के बीच में 4 हो जाएगा। 2 से 6 तक का गैप 4 इंटू 10 पावर 14। ठीक है, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब ये बनेगा रिजल्ट फर्स्ट आ जाएगा 4.14 इंटू 10 पावर -15। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है डेल्टा पी से अपन उसको चेंज कर रहे हैं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.2% चेंज हो रही है। तो आपको इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है। तो देखो आप जानते हैं मोमेंटम का लैम्डा के साथ रिलेशन क्या होता है? P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं देखो बिकॉज ऑफ H इज प्रोपोर्शनल टू, या कहते हैं H इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन P, ये लिखते हैं अपन। इसलिए P एंड लैम्डा में इनवर्स रिलेशन होगा।
तो यहां से आप देखिए डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% किया जाए तो इक्वल टू क्या जाएगा, ये परसेंटेज चेंज इन लेमडा, या उसको ऊपर ले आए तो हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे -1 डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 100%। ठीक है, ये बनेगा। अब आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ में चेंज कितना दे रखा है, 0.2%। ठीक है, तो यहाँ पे इस माइनस को अपन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हटा दें, चलो तो खाली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखें कितना ये वैल्यू 0.2% है। ये माइनस को हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केवल चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सारे के सारे ऑप्शन पॉजिटिव फॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दे रखे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा पी हम फाइंड करेंगे, इनिशियल मोमेंटम पी निकालना है। पी आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पी, तो पी को उधर ले आओ और उसको उधर डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 500 इंटू डेल्टा पी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करके निकाल लिया, पी इक्वल टू क्या गया 500 डेल्टा पी, तो इसका फर्स्ट आंसर जाएगा, यहां से निकाल लेंगे पी की वैल्यू। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा कि जब न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन को अपन फाइन नोट वाली सरफेस फॉल कर रहे हैं तो इससे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, के। और आपसे कह रहा है कि अपन फ्रीक्वेंसी ट्रिपल कर दें तो उस केस में अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी इससे बच्चों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, या वेवलेंथ ट्रिपल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपसे आवर्ती या इसकी वेलोसिटी पर इफेक्ट पूछा है तो क्या करो, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज मानकर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और उसे क्रॉस चेक कर लो। बाकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो मिल जाएगा आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें। ठीक है, फिर भी शॉर्ट तरीका बता दूं कैसे अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सपोज अपन यहाँ पे होते हैं कि जो फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन एनर्जी सपोज मान लो आप ये 10 है, सपोज फोटोन एनर्जी 10 मान लो। ठीक है, एंड वर्क फंक्शन लेते हैं अपन सपोज 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितनी मिलेगी बेटा, से 10 में से 2 माइनस करो कितना आ गया, 10 माइनस 2 करने पे कितना आ गया बेटा 8। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई 8। क्लियर। अब यहाँ पे इसमें मतलब कैसे आया 8, समझो बात को, क्या लिखा मैंने 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 करने पर 8 आ गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे कह रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर दिया है। अब बेटा फ्रीक्वेंसी को आपने ट्रिपल कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी ट्रिपल करने पर फोटोन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल मतलब 30 हो जाएगी। तो पहले 10 में से 2 माइनस किया था, अब 30 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि वर्क फंक्शन तो वही रहेगा ना, तो कितना हो गया 28। तो के डैश 28, बस आपको चेक करना है किसमें 28 बन रहा है। तो पहले देखें के प्लस फाई नॉट, तो यार के और ये फाई नॉट क्या 8 प्लस 2 करने पर 28 आता है क्या, नहीं आता, तो गलत है ये। ठीक है, के प्लस 2 एच न्यू, एच न्यू मतलब फोटोन एनर्जी, एच न्यू क्या चीज है, फोटोन एनर्जी। तो 2 इंटू एच न्यू मतलब 2 इंटू फोटोन एनर्जी करेंगे कितना बन गया, 2 इंटू फोटोन एनर्जी, 2 तो यही सही, और 10। ठीक है, 2 इंटू 10 20 तो ही हो गया, 20 प्लस के कितना था 8, यस 28 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं ये वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू 10 बिल्कुल 28 बन रहा है। ठीक है, 28 आ ही रहा है। ऐसे इसको भी चेक कर लो, 3 के मतलब 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 क्योंकि यहाँ पे सॉरी 3 इंटू 8 के कितना था 8, प्लस 2 इंटू फाइव नॉट, 2 इंटू फाइव नॉट कितना लिया गया यहाँ पे 2, तो देखो कितना बनेगा ये 24 प्लस 4 28, बिल्कुल ये भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दोनों 2 एंड 3 दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे, दोनों से ये अपना रिजल्ट बन रहा है 28। ठीक है, तो ऐसे अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, फोर्थ बोर ऑर्बिट, उसकी लैम्डा दे रखी है वेवलेंथ, तो रेडियस में क्या रिलेशन है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा करते हैं अपन, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, ये आपको पता ही होगा फॉर्मूला इसमें, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, और फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है तो एन को क्या करना है 4 और ये लैम्डा, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा पाई आर अपॉन 2, यहां से डिवाइड कर देंगे इधर, तो लैम्डा इक्वल टू पाई आर अपॉन 2 से ये आ गया आंसर सेकंड। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो प्रोटॉन की चाल और डी ब्रोगली वेवलेंथ में रिलेशन को बताता है। तो आप जानते हैं बेटा लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टी मतलब एच अपॉन एम वी, एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम को एम टू भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा का वी के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो कौन सा ग्राफ है, ये रहा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो कह रहा है किस ट्रांजिशन के लिए सबसे लीस्ट वेवलेंथ ऑप्टेन होगी, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमें मिलेगी। देखिए बच्चों स्मॉलेस्ट वेवलेंथ
वेवलेंथ स्मॉलेस्ट मतलब एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, इमिटेड फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब सबसे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हाइट से जंप करके नीचे आ रहा हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन एरो उसका काफी बड़ा होना चाहिए। तो यहां से देखो जब 4 से 1 में आएगा ना, 4 से 1 में इसका ट्रांजिशन एरो सबसे लॉन्गेस्ट होगा 4 से 1 में आने पर, इसलिए 4 से 1 पे आने में इमीडिएट फोटोन की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, एनर्जी हाईएस्ट होगी तो वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में आपसे कह रहा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री रखा है, तो टक्कर पाचाल क्या होगा, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर। पहली बात बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर किसे कहते हैं, जैसे कि अपन देखें ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अपन इस न्यूक्लियस का इफेक्ट दिखा दिया, पूरा आइटम मान लो ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस पे अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो यहां से देखिए इस न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे ये किस डिस्टेंस पर, कितनी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो हम देखते हैं जब अल्फा पार्टिकल बच्चों यहाँ से आ रहा है इस तरह से, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ से आके इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये इस तरह से अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर भी हो गया। अच्छा कोई अल्फा पार्टिकल बेटा बिल्कुल सीधा आएगा यहाँ पे इसमें इस तरह से टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो सीधा यहाँ से जाके ऐसे लौट जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह लौट जाएगा यहाँ पे, इस तरह से यूं लौट जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस टाइम इसका जो लाइन ऑफ मोशन है बिल्कुल न्यूक्लियस के अलोंग है, तो बी कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पे इसका थीटा कितना है, 180 डिग्री से रिटर्न बैक हो गया है, तो बी कितना बनेगा, 0। तो टक्कर पता चल गया होगा इसका बेटा 0, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर किसे कहते हैं, जो ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है इस न्यूक्लियस से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी, इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो अगर ये 180 से रिफ्लेक्ट हो गया है, तो ये 180 से रिफ्लेक्ट तभी होता है जब बिल्कुल न्यूक्लियस के अलोंग आ रहा हो, मतलब बी कितना हो, 0, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलो अब आते हैं 11th पे। आपसे कह रहा है कि H परमाणु में nth कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी c n पावर p अपॉन k से अपन दे रहे हैं, c लाइट वेलोसिटी है तो k और p की वैल्यूज आपको बतानी है। तो पहले आपको तो बच्चों को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है, z बाई n इंटू 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये पता ही आपको, ठीक है। अब एक काम करें, इस पे हम ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c मतलब लाइट वेलोसिटी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस ऑप्शन में ऊपर c रहता है ना, तो ये मैंने ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो c और नीचे c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 पावर 8, तो उसको हम लिखते हैं 300 इंटू 10 पावर 6 लिख सकते हैं, ये से लिख दिया क्योंकि यहाँ 10 पावर 6 से 10 पावर 6 कट जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया ये, ठीक है। अब यहां से देखो ये z की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे h एटम है, z को लिख देंगे 1, तो z तो 1 हो गया, ठीक है। तो c को आगे ले आओ, c को आगे ले आए, इस n को ऊपर भेज दो तो n पावर -1। अब यहाँ पे 2 से इस 300 को कैंसिल करेंगे तो 137 टाइम्स कटेगा, ये अपॉन में क्या जाएगा 137 टाइम्स। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे p तो कितना आ रहा है -1 और नीचे k कितना आ रहा है 137, तो इसका आंसर क्या आ गया सेकंड। तो k तो 137 है एंड p की वैल्यू -1, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि H एटम की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और होती है जानते ही अपन, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, जो लोग जो नॉर्मली होती है उसी कंडीशन की बात कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि हीलियम एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, ये हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 में, ठीक है, इसकी एनर्जी फाइंड करनी है, तो अपन जानते हैं एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो जेड भी क्या बेटा पे 2, क्योंकि हीलियम प्लस है, और एन क्यूब कितना है 2 है, एन क्यूब भी 2 है, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 2, तो एन इज इक्वल टू 2 की हेल्प से अपन देखें, अब बेटा इससे तो ये कट जाएगा, ये से कट गया, तो कितना आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कौन सा आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13। H एटम में फुंड सीरीज की सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी मतलब लॉन्गेस्ट एरो। तो आप देखो फुंड सीरीज क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करता है 5 में, 5th और एनर्जी लेवल पे जंप करता है, और हाईएस्ट जंपिंग हमें देखनी है तो कहां से जंप कराना पड़ेगा, इन्फिनिटी से 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से 5 में जंप कराना है, तो उसकी आपसे
वेवलेंथ पूछी गई है 5 से इन्फिनिटी से 5 में, तो हम जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से अपन देखते हैं। तो यहां से देखिए 1 अपॉन लैम्डा आर जेड तो क्या यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया ये 1 अपॉन में 25, तो यहां से लैम्डा पूछा गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 25 अपॉन आर, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपसे कंपेयर कराने की बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 240 वाला जो न्यूक्लियस है, a इज इक्वल टू 240 वाला न्यूक्लियस, इसकी जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब 120 से रेस्पेक्ट में कम होती है होती है। देखो आप जानते हैं बी बार का जो ग्राफ है वर्सेस ए ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये a इज इक्वल टू 56 को बताता है आयरन को। ठीक है, उसका a 56 ये है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस जगह कहीं ना कहीं 120 होगा। ठीक है, और इस जगह कहीं ना कहीं 240 आएगा, तो 240 के लिए बी बार की वैल्यू क्या है, कम है। मतलब ये यहाँ पे ये तो बोला गया है, देखो जैसे अपन इसमें ऑप्शन कंपेयर करें, जैसे सेकंड वगैरह ये 120 वाले नाभिक की तुलना में प्रति न्यूक्लियन बंध ऊर्जा कम होती है। ठीक है, सही बात है, तो इसकी जो प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 120 वाले से लेस है। ठीक है, तो हम ये सेकंड आंसर को टिक करेंगे। चलो आगे देखते हैं फिर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, इस आपसे कह रहा है कि एलईडी के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अर्धचालक की न्यूनतम एनर्जी बैंड अंतराल क्या होना चाहिए। तो जो एलईडी में हम देखते हैं जनरली आप एलईडी देखोगे रेड कलर की लाइट्स एलईडी अपन यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो जनरली अपन रेड कलर की एलईडी यूज करते हैं, और रेड कलर की जो फोटोन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होती है। रेड कलर की जो लाइट होती है बेटा उसकी जो फोटोन एनर्जी है लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होती है। तो आपको ये देखना है कि लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कौन सा वैल्यू दे रखा है, तो 1.6 के आसपास ये ऑप्शन दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अपन आंसर टिक कर सकते हैं। बाकी होने को तो 1.8 से 1.9 मतलब हर कलर की वैल्यू मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, बट जनरली आपसे पूछा गया है तो इसलिए अपन 1.6 के जो नियरेस्ट आंसर है अपन वही टिक करेंगे। ठीक है, तो अपन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब क्वेश्चन 16 में ए एंड बी एक लॉजिक गेट दिखा रखा है जिसकी आपको ट्रुथ टेबल बता रखी है, और इस ट्रुथ टेबल के अनुसार आपको देखना है कि ये लॉजिक गेट यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो लॉजिक गेट में ट्रुथ टेबल क्या बता रही है आपसे, क्या है जब दोनों 0 है एंड दोनों 1 है, मतलब जब दोनों सेम है तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है 1। ठीक है, सेम इनपुट में आउटपुट 1 दे रखा है, ऐसा किसमें होता है एक्स नॉर गेट में। ठीक है, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं सिमिलर होते हैं, जैसे 0 0 हो या दोनों 1 1 हो, तो उस केस में आउटपुट अगर y इज इक्वल टू 1 है तो ये डेफिनेशन किसकी होती है बेटा एक्स नॉर गेट की, तो इसे लॉजिक गेट कौन सा है, ये एक्स नॉर गेट। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। इसमें इस तरह से यहाँ पे जो एक रेक्टिफायर दिखा रखा है, यहाँ पे हम ये इनपुट सिग्नल इस पे इंसर्ट कर रहे हैं एसी, और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हम डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं वी नॉट, तो हमें किस तरह का आउटपुट ऑब्टेन होगा। देखिए यहाँ पे समझते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव पल्स दिखा रखी है आपको, इस नेगेटिव पल्स के ड्यूरेशन में हम देखें यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग अपन देख रहे हैं क्या बनेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव पल्स में नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें इस तरफ नेगेटिव इस तरफ ये पॉजिटिव, तो बताइए डायोड कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, बताइए डायोड यहाँ पे कंडक्ट करेगा। ठीक है, सॉरी डायोड कंडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है ना, प्लस पी पे आ रहा है, तो डायोड कंडक्ट नहीं होगा। तो डायोड कंडक्ट नहीं होगा तो इसमें करंट कितनी होगी, इसमें आई यहाँ पे 0 होगी, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो पूरा पूरा इसके अक्रॉस आउटपुट ऑप्टेन होगा। ठीक है, वी आउट आपको ऑप्टेन होगा, क्यों, क्योंकि करंट 0 है, मतलब इस आर पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा बेटा, आर पर कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, तो जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ माइनस प्लस दिख रहा है वही पूरा पोटेंशियल आपको यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा, मतलब आउटपुट ऑप्टेन होगा। करंट 0 है लेकिन आउटपुट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आउटपुट हम आर एल के क्रॉस ऑप्टेन नहीं कर रहे, आर एल के क्रॉस ऑप्टेन कर रहे होते तो 0 आता, लेकिन हम आउटपुट क्या ले रहे हैं डायोड के क्रॉस, इसलिए हमें आउटपुट क्लियर मिल जाएगा, जो आपको आउटपुट देता है मतलब ये पल्स मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव पल्स मिलेगी तो एक ही ऑप्शन में, तो ये आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट। फिर भी चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या होगा बेटा, जब यहाँ पे पॉजिटिव पल्स आएगी पॉजिटिव पल्स, तो इस केस में ऊपर तो बनेगा प्लस नीचे आएगा माइनस,
तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होने से अब डायोड कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने से तो डायोड एज ए ऑन पाथ बिहेव करेगा और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस ऑन पाथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, जीरो। जब हम जानते हैं ना स्टेट वायर के अक्रॉस एक स्टेट वायर पे 2 पॉइंट बनाए तो उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, जीरो, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा। तो आप देखिए इस नेगेटिव वाली पॉजिटिव पल्स के लिए क्या मिलेगा आंसर, जीरो, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। फिर यहाँ पे वापस मिलेगा क्योंकि वापस फिर नेगेटिव पल्स आ जाएगी, तो इस तरह से फर्स्ट आंसर आपको ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आपसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आप बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपसे कह रहा है कि बेटा यहाँ पे जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर होता है एज ए इंसुलेटर होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस बैंड में कोई भी होल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए कोई करंट कैरियर नहीं है, तो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और फिर क्या है सेकंड स्टेटमेंट, फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर इज लाई बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है, दोनों के बीच में होता है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। तो क्या जाएगा इसका आंसर, ए एंड बी बोथ, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों इस तरह का ये सर्किट दिखा रखा है। आपसे कह रहा है आर एस की वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है। आर एस की वैल्यू, इसमें आपसे कह रहा है सप्लाई वोल्टेज कितना है 10, और यहाँ पे जो करंट है इसमें डायोड के अंदर करंट 5 टाइम्स ऑफ आई एल बोला गया है। भाई यहाँ पे आई एल है, तो यहाँ पे कितनी करंट है 5 टाइम्स, तो उसका 5 टाइम्स करो कितनी जाएगी, 20 मिली एम्पियर, ठीक है। इसका 5 टाइम्स कर दिया 20 मिली एम्पियर, तो यहां से करंट कितनी होगी, क्योंकि ये करंट ही 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 20 यहां गई 4 यहां गई, तो कितनी हो गई 24 मिली एम्पियर, 24 मिली एम्पियर ये हो गई, ठीक है। अब यहां से इस आर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज को वी लिखूं, वी, तो यहां से क्या जाएगा, देखो 10 इज इक्वल टू, जो अपन अप्लाई करें यहाँ पे केवीएल के अकॉर्डिंग जो टोटल वोल्टेज है क्या होगा, V प्लस 6, तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो गई, V इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से V को रख दें I इंटू आर, तो I तो कितना है 24 मिली एम्पियर, मिली को रख दिया 10 पावर माइनस 3, एंड रेजिस्टेंस कितना है RS इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से RS फाइंड करेंगे तो उसको डिवाइड कर दो, तो उसको डिवाइड करके सोल्व करते हैं RS, तो RS की वैल्यू थी 167, तो यहां से आप RS निकालेंगे ना, तो RS कितना जाएगा 167 ओम, तो 167 ओम ये इसका RS की वैल्यू जाएगी, तो फर्स्ट आंसर जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे अपन देख सकते हैं। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इस तरह से ये आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ दिखा रखा है, तो कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन होगी, ये हमसे कह रहा है। तो देखो आप ये समझे, जब भी बच्चों क्या होता है कोई भी इक्वेशन बिल्कुल अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हो रही है, टेंडेंसी के अकॉर्डिंग मतलब जो बड़े वाले न्यूक्लियस है वो ब्रेक होके मीडियम रेंज में आ रहे हैं, या छोटे वाले न्यूक्लियस मर्ज होके मतलब फ्यूजन करके मिडिल रेंज में आ रहे हैं, तो उस केस में एनर्जी वाकई में रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि इस रेंज में ये जो रेंज दिख रही है ना बीच में ग्राफ में, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर ये जो बता रहा है, ये पीक पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ग्रेटेस्ट है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटेस्ट होने पर न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी हाई होता है, ठीक है, न्यूक्लियस हाईली स्टेबल होता है, तो इसलिए छोटे वाले न्यूक्लियस एंड बड़े वाले न्यूक्लियस कहां पे आना चाहते हैं, अपनी बी बार को इंक्रीज करना चाहते हैं। मतलब अगर बच्चों जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो इस सेंटर लाइन के ज्यादा क्लोज है, मतलब इस सेंटर लाइन के ज्यादा क्लोज है, मतलब इस लाइन क्लोज है, तो हम कह सकते हैं कि उस केस में टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिएक्शन हुई है, तो उसमें हाईएस्ट एनर्जी ऑब्टेन होगी। तो देखते हैं, चलो पहला कह रहा है सी से 2D बन रहा है, अब सी से 2D बन रहा है तो प्रोडक्ट तो यहां से लाइन से दूर जा रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे लाइन से अवे जा रहा है, तो इसमें तो होगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। सेकंड में कह रहा है ए से बन रहा है सी प्लस डी, ए से सी प्लस डी बन रहा है, चलो ठीक है, सी तो पास में लेकिन डी यहाँ पे दूर है, ठीक है। फिर देखें ए से बन रहा है बी प्लस सी, अब ए से बी प्लस सी आप बस यहां देख सकते हैं, यहाँ पे बी प्लस सी जो प्रोडक्ट है लाइन के काफी क्लोज है, ठीक है, तो इसलिए क्या जाएगा आंसर, ए से क्या बनेगा बी प्लस सी। चलो 4 भी चेक कर लें, बी से सी प्लस डी, तो बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो यहां से प्रोडक्ट दूर जा रहा है डी वाली वैल्यू, तो इसलिए ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए से क्या बन रहा है बी प्लस सी, इसी केस में सबसे मोस्ट ऑफ एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, लाइमन शेडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता होगा लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, एच एटम की जो अपन पढ़ते हैं ना लाइमन सीरीज,
ठीक है, और इसमें ट्रांजिशन कहां होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब मूल ऊर्जा स्तर में, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या टिक करेंगे, फोर्थ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, आपको एक ग्राफ बताया गया है कि इस ग्राफ के बारे में आपको बताना है कि ग्राफ में फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड किसको इंडिकेट कर रहे हैं। आपसे क्या है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही अग्रदिशिक बायस के संगत हैं, ठीक है। तो वी नॉट, तो वी नॉट जो बताता है, ये बताता है नो बायसिंग वाली कंडीशन को। वी नॉट बता रहा है पोटेंशियल बैरियर इन केस ऑफ नो बायसिंग, जब आपने कोई बायसिंग नहीं करी तो उस टाइम पोटेंशियल बैरियर कितना है, ये वी नॉट है, मतलब 3 के इक्वल। तो अब 1 एंड 2 के जो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है, तो बच्चों हम जानते हैं पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कब होते हैं, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, किसमें होते हैं बच्चों, रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू रिवर्स बायस को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में वैल्यू इस लेवल से ग्रेटर आ रही है, तो दोनों ही बता रहे हैं रिवर्स बायस को, ठीक है। सेकंड आएगा आंसर का। चलो अब आते हैं 23 पे। 23 पे कह रहा है कि आपसे m मास का एक पार्टिकल है, तो रेस्ट कंडीशन में 2 मासेस में ब्रेक हो गया m1 m2 की फॉर्म में, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो आपको बताना है। तो जब भी हम जानते हैं कोई भी हैवी पार्टिकल है, 2 पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, तो दोनों पार्टिकल इस तरह से मूव करते हैं कि जितना इसका मोमेंटम इस तरफ होता है उतना ही मैग्नीट्यूड दूसरे मोमेंटम इस तरफ होता है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड्स के मोमेंट, दोनों के जो मोमेंटम है उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम दोनों के इक्वल आएंगे, तो उस केस में रेशियो आप निकालोगे λ1 λ2 का, तो सेम ही आएगा। तो हम जानते हैं लैम्डा, लैम्डा बच्चों यहाँ पे प्रोपोर्शन टू क्या होता है, 1/p, ठीक है। तो p अगर यहाँ पे सेम है तो लैम्डा भी क्या जाएगा, सेम, तो इसे क्या जाएगा आंसर, थर्ड, 1:1, ये रिजल्ट बनेगा इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में p एंड e फोटोन की लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। तो आप सोच कि अगर तरंग दैर्घ्य कम हो जाए, वेवलेंथ कम कर दे, तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए p तो क्या होता है h/λ, और एनर्जी क्या होती है hc/λ। दोनों में ही लैम्डा नीचे आ रहा है इनवर्स की फॉर्म में, और आपने लैम्डा क्या करा, लैम्डा कम कर रहे हैं अपन, लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं, तो लैम्डा डिक्रीज करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज। तो p एंड e दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों ही इंक्रीज होंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 25 पर। तो 25 में आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बताने कितने होंगे, 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। 60 वॉट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सोर्स, और पर सेकंड इमिटेड नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने को कह रहा है, क्या होंगे। तो अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। और टोटल एनर्जी का लिखते हैं अपन n इंटू ई फोटोन, क्योंकि एनर्जी जो इमिट हो रही है फोटोन की फॉर्म में ही इमिट हो रही है, ठीक है। तो यहां से अब n अपॉन टी, तो यही सही है। फोटोन एनर्जी का लिखते हैं hc/λ, hc/λ, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है पे आपको, इसके अंदर टाइम को 1 सेकंड रख दो, p आपको दे रखा है 60 वॉट, ठीक है। h अपन जानते हैं प्लांक कांस्टेंट, c लाइट वेलोसिटी, और लैम्डा आपको दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको रख देंगे 5 × 10⁻⁷। तो कैलकुलेट करके अपन यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन लाइक कोई एटम है, H लाइक एटम है, तो उसके लिए आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है, EJ/2m, ये अपन पढ़ते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है, EJ/2m के इक्वल, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो यहां से m और j का रेशियो पूछा है, तो m/j निकालेंगे, तो m/j क्या बनेगा बेटा, E/2m के इक्वल बनेगा, E/2m। तो E/2m कौन सा है, ये फोर्थ, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है EJ/2m, यहां से एक j को नीचे ले आए तो बस काम कंप्लीट। अब आते हैं आगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपसे, इस हिसाब से कह रहा है कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक फोटोन है, ठीक है, जो कि हीलियम प्लस आयन पे स्ट्राइक कर रहा है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये आपको डिसाइड करनी है। तो पहले अपन देखें कि इसकी जो फंडामेंटल मोड की जो एनर्जी है, मतलब जो इसमें जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है क्या होती है, E1, E1 इज इक्वल टू, ठीक है, आप देखते हैं E1 इज इक्वल टू कैसे देखते हैं, -(Z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखिए Z कितना यहाँ पे 2 है, Z की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। N हम फंडामेंटल मतलब फर्स्ट
ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये n को 1 रखेंगे, तो 4 इंटू -4 × 13.6, तो कितना बन गया ये -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ गया। क्लियर। अब आपको निकालना है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देखिए, जो फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो उसपे जो फोटोन इंसिडेंट हुआ है उस फोटोन एनर्जी में से आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो यहां से माइनस ऑफ कर देंगे मॉड ऑफ E1। तो देखते हैं यहाँ पे आयोनाइज करने के लिए फोटोन एनर्जी कितनी रखी है 70, क्योंकि जो फोटोन एनर्जी है उसका E1 जो उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थी उसको बाहर निकालने में उतनी एनर्जी तो यहाँ पे खर्च हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इतनी एनर्जी तो खर्च हो गई, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या मिलेगी इलेक्ट्रॉन को एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो 70 माइनस, ठीक है, इसका मॉड 54.4 है, तो इसको आप माइनस करिए तो कितना बन जाता है ये 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ जाएगा इसका आंसर 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। तो जो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 816 का न्यूक्लियस है, इसको 4 अल्फा कट पार्टिकल्स पर ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये हमें निकालना है। तो सिंपल, जो एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों अपन, यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी ये फाइंड करते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जहां पे डेल्टा एम क्या है मास डिफेक्ट, मतलब कितना यहाँ पे मास पे इफेक्ट डिफेक्ट हुआ है, कितना मास चेंज हुआ है ये अपन देखें। तो देखो ऑक्सीजन का मास आपको देखा कितना 15.99, इसे आपने 4 अल्फा पार्टिकल डिवाइड किया है तो एक अल्फा पार्टिकल का मास इतना है, तो यहाँ पे मास में कितना डिफरेंस मिला आपको, तो हम कैसे देख सकते हैं 4 अल्फा पार्टिकल मतलब 4 इंटू 4.0026603 माइनस कर दो ऑक्सीजन का मास जो कि 15.994915 ये आपको दे रखा है। ठीक है, लिख रहा पूरा, इनटू में कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बस इसको सिंपल आप सॉल्व कर लो तो नियरली 14.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बन जाएगा, मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब आप आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इसका फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है, जैसे हम बच्चों को क्या बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ग्राही ऊर्जा स्तर, वो कहां होता है उसके बारे में आपसे कह रहा है। तो आपको पता है पी प्रकार के जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, उसमें ग्राही ऊर्जा स्तर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो नीचे वैलेंस बैंड है उसके ज्यादा पास में होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वर्धित ऊर्जा अंतराल में संयुक्ता बैंड के क्लोज होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड के क्लोज होता है, ये देखा अपन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि इस तरह से देखिए, यहाँ पे 4 डायोड्स दे रखे हैं, चारों कैसे हैं आइडियल है, तो 20 ओम से कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो देखो बेटा यहाँ पे इसमें ये को प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल है, तो इधर प्लस और इधर क्या आएंगे माइनस। तो यहां से अपन देख रहे हैं कौन से डायोड कंडक्ट होंगे, प्लस की वजह से ये कंडक्ट होगा और इधर से माइनस की वजह से कंडक्ट होगा, मतलब करंट इससे फ्लो होगी इस तरह से इस पाथ के थ्रू। ठीक है, ये तो कंडक्ट होगा नहीं, ये भी कंडक्ट होगा नहीं, तो उनको हटा दो। तो यहां से आराम से 20 ओम में से करंट पास हो रही है। ठीक है, तो I इक्वल टू कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R करके। तो वोल्टेज तो कितना है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 20, तो कितना हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर, तो आंसर क्या जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। आपसे कह रहा है कि ये जो गेट्स हैं इनसे रिजल्टेंट कौन सा गेट बन रहा है ये हमें डिसाइड करना है आपको। देखिए यहां से पहले क्या है, ये ए से ए बार बनेगा क्योंकि नैंड गेट है, इधर से बी से बनेगा बी बार, ये अगेन एक नैंड गेट है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एंड गेट क्या करता है पहले मल्टीप्लाई करता है दोनों को, फिर ऊपर एक बार अप्लाई करता है। तो ए बार डॉट बी बार इनको मल्टीप्लाई करके होल बार अप्लाई कर दी। ठीक है, होल बार अप्लाई कर दी। फिर यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट सर्किटेड नैंड गेट है, ये क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे इस पर एक और बार लगा देगा, तो इस पर एक और बार लगाएगा तो यहाँ पे बार से बार कैंसिल, तो क्या आएगा ए बार डॉट बी बार, मतलब जब यहां से निकलेगा तो उस पर एक और बार लग जाएगी, इस तरह से एक और बार लग जाएगी, तो यहां से ये बार से बार कट जाएंगी आपस में। तो खाली क्या बचेगा यहाँ पे ए बार डॉट बी बार, ये बचेगा फाइनली। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस पे लगा दो डी मॉर्गन थ्योरम, तो ए प्लस बी होल बार, तो है प्लस बी होल बार से क्या बन जाता है, कौन सा गेट बन जाता है ये नॉर गेट। ठीक है, तो कौन सा गेट हो जाता है नॉर गेट। ठीक है,
तो चलो बच्चों अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। इस पे कह रहा है कि ये रिएक्शन है, इसमें टोटल कितनी एनर्जी इमिट होगी, कितनी उत्सर्जित होगी, ये हमें निकालनी है। और आपको यहाँ पे इनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना बेटा, इस केस में पहले हम निकालेंगे टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसे क्यू वैल्यू को बोलते हैं। तो क्यू वैल्यू क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। देखो आप जानते हैं मास तो एलएचएस का ज्यादा होता है, बाइंडिंग एनर्जी आरएचएस की ज्यादा होती है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी राइट हैंड साइड में से माइनस करनी होती है बाइंडिंग एनर्जी एलएचएस को, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ पे पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, तो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो राइट हैंड साइड पे ये इसमें कितने न्यूक्लियंस दिख रहे हैं आपको, 4, ये लिखा ना ऊपर 4, इसमें 4 न्यूक्लियंस हैं, ठीक है। तो 4 टाइम्स करेंगे इनटू, तो इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी, 7.1 ये रख दिया। फिर माइनस एलएचएस में कितने न्यूक्लियंस हैं, 2 इसमें हैं, 2 इसमें कितने, 4 न्यूक्लियंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर न्यूक्लियन वैल्यू कितना रखी है, 1.15, तो 4 इंटू 1.15 ये कर दिया अपन ने, ठीक है। तो यहां से इसको अपन अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 23.8 जितना बन जाएगा, ये 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यहाँ पे आर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा VAB, ये किस फॉर्म में होगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये यहाँ पे इसमें ये सोर्स है S, ये सोर्स S है। जब इसमें यहाँ पे पहले अपन देखें, इस पर बन रहा है प्लस, इस तरफ आ रहा है माइनस, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सोर्स होने की वजह से इसमें कंटिन्यू किस तरह से लिखा ना, साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स, मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। चलो मान लिया पहले इधर प्लस आ रहा है, तो प्लस की वजह से ये डायोड कंडक्ट हो जाएगा, और यहां से इस पे प्लस स्कैन पर है, ये कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो करंट किधर जाएगी, यहां से अपन देखें बैटरी से करंट इधर जा रही है, इस तरह से होते हुए, इधर से होते हुए इधर करंट फ्लो होगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो होगी, आई करंट, क्लियर। यहाँ से ये करंट फ्लो होगी आई, और इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आई इज इक्वल टू V/R से, मतलब V/R2 ये होगी करंट, ठीक है। फिर अगली बार क्या होगा, यहाँ पे अगली बार ऊपर ले लेते हैं माइनस, यहाँ ले लिया मैंने माइनस, यहाँ गया प्लस। तो इस केस में आपकी बार ये कंडक्ट नहीं होगा, ये कंडक्ट होगा, तो ये कंडक्ट होगा, तो यहां से करंट ऐसे फ्लो होगी इस तरह से, ठीक, क्योंकि ये प्लस है ना, करंट इस तरह जाएगी इस तरह से। तो देखो करंट एक बार तो ऊपर जा रही है और एक बार नीचे आ रही है, मतलब ये कोई दोनों केस में इस आर में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, मतलब ये रेक्टिफायर की तरह तो वर्क करने रहा, क्योंकि रेक्टिफायर में तो क्या होता है, करंट एक फिक्स डायरेक्शन फ्लो होती है, जबकि यहां देख रहे हैं एक बार ऊपर जा रही करंट, एक बार यहाँ पे आर में नीचे आ रही है, तो उससे रेक्टिफायर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो करंट, अब फिर यहाँ पे अपन जो करंट देखेंगे, आई वाली जो करंट फ्लो रही है, आई करंट, इस आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू V/R1। अब यहाँ पे R1 और ये R2 दोनों अलग अलग है, R1 R2 दोनों डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे आउटपुट तो हमें दोनों साइकिल के मिलेगा, लेकिन दोनों केस में जो पीक वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये मिलेगा आपको रिजल्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन 34 में आपसे कह रहा है कि किसी परमाणु की थर्ड कक्षा की जो रेडियस है, तो हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n²। अब थर्ड रखेंगे R प्रोपोर्शनल टू n² होता है, n²। तो यहाँ पे n को उसने क्या बोला, थर्ड ऑर्बिट, तो उसका स्क्वायर कर दो, कितना बन गया है, 9 टाइम्स। तो थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस होती है 9 गुना होती है, थर्ड 9 टाइम्स होती है, तो पहली कक्षा की त्रिज्या का 9 गुना यह आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में कह रहा है आपसे कि यहाँ पे इसमें बैटरी से टोटल कितनी धारा फ्लो होगी ये निकालनी है, आई करंट, आई यहां से आई स्टार्ट हुई, तो देखो इधर प्लस है इधर माइनस, तो यहां से हम देखें ये डायरेक्ट तो कंडक्ट होगा नहीं, प्लस की वजह से ये वाला कंडक्ट हो जाएगा, तो करंट ऐसे जाएगी इस तरह से। तो इस तरह यहाँ पे करंट जा रही है, तो इस करंट के रास्ते में कल 20 ओम है, तो आई इज इक्वल टू V/R कर दें, तो V/R से, तो V तो कितना है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड, ठीक है। 36 आपसे कह रहा है कि यहाँ पे डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है, ठीक है, इसमें रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड करना है कि एक इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टी समय पर इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस तरह से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब डी लैम्डा अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है। तो देखो पहले अपन यहाँ पे लैम्डा की फाइंड तो करें, क्या होगी, तो देखो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at से, ठीक है।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से अपन देखें ए कितना बनेगा, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम होता है इंटू टी, तो उसको एम को इधर ले आओ तो एम इंटू वी, मतलब मोमेंटम, एम इंटू वी कितना बन गया, चार्ज को ई लिख देना, ठीक है, तो मोमेंटम तो क्या एम वी इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मैंने ई रख दिया, ई टी, ठीक है। अब लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच अपॉन एम वी, तो यहां से एम वी को रख दें ई टी, बस। अब क्या निकालना है, डी लेमडा अपॉन डी टी निकालना, रेट ऑफ चेंज, तो यहां से एच अपॉन ई तो एज इट इज है, ठीक है, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बनेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहां से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए, थर्ड आंसर आ जाएगा -h अपॉन ई टी स्क्वायर, ठीक है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ऐसे अपन देख सकते हैं। चलो आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में एक्स रे का क्वेश्चन है, एक्स रे में न्यूनतम वेवलेंथ पूछी गई है, तो लैम्डा मिन इज इक्वल टू क्या होती है 12400 अपॉन में लैम्डा, ये रखते हैं, सॉरी लैम्डा नहीं, क्या रखते हैं एनर्जी, यहाँ पे जो वोल्टेज है वोल्टेज रखते हैं वी रखते हैं, ठीक है। अब वी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी 10 किलो वोल्ट, मतलब 10,000, 12400 अपॉन में ये रख दो 10,000, तो कितना हो गया 1.24 एंगस्ट्रॉम, ये जाएगा रिजल्ट 1.24 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई है जब इस पे अपन वेवलेंथ लैम्डा फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा इसकी इक्वेशन बनाए, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है एच सी अपॉन लैम्डा, ये क्या होती है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ई होती है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अपन ने वेवलेंथ को 1/3 कर दिया है, तो वेवलेंथ को अपन 1/3 करेंगे तो लैम्डा बाई 3 करेंगे, 3 चल जाएगा ऊपर, तो 3 एच सी अपॉन लैम्डा, कोई लैम्डा को आपने लैम्डा बाई 3 कर दिया है तो 3 को ऊपर भेज दिया, तब क्या है इस केस में एनर्जी कितनी हो गई 3 टाइम्स, एनर्जी 3 टाइम्स हो गई है तो उसको 3E बोला इसने, एनर्जी कितनी हो गई 3 टाइम्स, सॉरी 3 नहीं 4 टाइम्स, एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है, ऐसा करके बोला है, एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है, एनर्जी 4 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। अब देखो ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके अपन को वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो एक काम करें यहां पे हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, ये तो 1 ही सही, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें तो 3 एच सी अपॉन 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 फाई नॉट, नहीं डिवाइड करें ना 4 से, फाई नॉट अपॉन 4 प्लस ई, ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, दोनों हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि ई अकेला बचेगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 - 2 करिए बेटा, 1 - 2 करो, इसमें माइनस करोगे तो क्या जाएगा एच सी अपॉन 4 लैम्डा हो गया, ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3/4 फाई नॉट, अब 4 से 4 काट दो तो कितना हो गया एच सी अपॉन 3 लैम्डा, तो फाई नॉट इक्वल टू जाएगा एच सी अपॉन 3 लैम्डा, है कोई ऑप्शन देखो इसमें एच सी अपॉन 3 लैम्डा, तो आ जाएगा आंसर फोर्थ एच सी अपॉन 3 लैम्डा, ये इसका वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन डिसाइड कर सकते हैं उसको। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इसमें आपसे कह रहा है कि कोई एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है, इसमें इसको अपन ने ये देखा 2n एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, ठीक है, मतलब इस तरह से आप कंडीशन तरीके समझे, ये अलग अलग अपन ने इसकी एनर्जी लेवल्स अपने शो कर दी है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये वैल्यू nth एनर्जी लेवल है, ये 2n एनर्जी लेवल है, इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसके अंदर बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे 2n एक्साइटेड स्टेट में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनिशियल इस पोजीशन पर है। अब इसमें अगर फोटोन एनर्जी कब इमिट करता है, मैक्सिमम एनर्जी 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी जब ये यहां से यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस केस में एनर्जी इमिट हो रही है, ये एनर्जी कितनी रखी है आपको, फोटो एनर्जी 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रखी है। और आपसे कह रहा है कि अगर ये एन में करता है ट्रांजिशन, मतलब यहां से इसमें आता है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इमिटेड फोटोन की एनर्जी कितनी रखी है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये करके आपको गिवन है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, ये हमें डिसाइड करनी है, वैल्यू ऑफ एन। तो देखो आप जानते हैं फॉर्मूला,
यहां से वो यहां से यहाँ पे जंप करेगा तो उस केस में मतलब E2n माइनस E1 ये आपको गिवन है कितना 204 ये गिवन है आपको E2n माइनस E1 की वैल्यू 204 गिवन है। अब E2n को अपन लिखते हैं E1 अपॉन एन स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर ये लिख सकते हैं कि आप जानते हैं एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर होती है। ठीक है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके लिए 2n की थे तो 2n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया माइनस E1 इज इक्वल टू 204, इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करें इसके लिए 2n से n में ट्रांजिशन हो रहा है मतलब E2n माइनस En इज इक्वल टू कितना है 40.8 है। ठीक है, इसको फिर वापस ऐसे लिख दे जैसे अपन लिखा था E1 अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, और उसको लिख देते हैं En को E1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 40.8। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन सेकंड, तो इनको आपस में डिवाइड करें इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो आप देखते हैं इनमें E1 तो कट जाएगा, केवल अननोन कौन है n, तो यहां से सॉल्व करके अपन n फाइंड कर लेंगे तो n इज इक्वल टू आया था यहां से बच्चों 2, n की वैल्यू 2 आ जाएगी और आंसर क्या आएगा सेकंड। मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आते आगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 इसमें आपसे कह रहा है कि किसी सरफेस का वर्क फंक्शन दे रखा आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का फोटोन डाल रहे हैं, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अपन जानते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपन डिसाइड कर सकते हैं इनको माइनस करके। 8 में से 5 को माइनस करेंगे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 3। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर 3 के बीच कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 3 क्या निकल गया ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो क्या जाएगा आंसर 4th। ठीक है, चलो अब आते आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। आपसे कह रहा है कि पीएन संधि में अवक्षय परत में अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, मतलब पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप जानते हो जो अंदर ये जो अपन जंक्शन बनाते हैं इसके अंदर P एंड N, इधर का पोर्शन ये P है इधर का N है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होते हैं होल्स होते हैं और इसमें इधर स्टैटिक आयंस होते हैं, पॉजिटिव स्टैटिक आयंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें स्टैटिक आयंस कौन से होते हैं नेगेटिव। ठीक, उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं यहाँ पे तो क्या होते हैं नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आयन होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है फ्रॉम प्लस टू माइनस इस तरह से ई वेक्टर। तो ई वेक्टर जो होता है अंदर जिसे हम बैरियर फील्ड बोलते हैं ईबी वेक्टर, ये होता है इस तरह से एन से पी की तरफ, तो क्या आएगा आंसर N2P। ठीक है, थर्ड ईयर का आंसर आ जाएगा। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि इस तरह से हम 3 × 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का अपन यूज कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम वेलोसिटी क्या है हमसे कह रहा है। तो अभी आपसे कहा था बेटा मैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक एवरी वेलोसिटी के एवरी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो जब हम कह रहे हैं न्यूनतम काइनेटिक एनर्जी 0 है तो उनकी मिनिमम स्पीड भी क्या होगी 0। तो हमसे मिनिमम तो पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम वेग क्या ये में निकालना है, तो क्या आएगा आंसर 0। ठीक है, तो 0 से Vmax तक के सभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो हमसे मिनिमम पूछा गया था। हाँ मैक्सिमम पूछता ना तो कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम तो 0 आएगा। क्वेश्चन 43 आपसे क्या पूछा यहाँ पे ν1 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है और ν2 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, तो आपको सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बतानी क्या होगी। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये अलग अलग एनर्जी लेवल दिखा दिया आपको मैंने। तो इसमें ν1 कौन सी है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब ये सेकंड से 1 में जंप हो रहा है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी ν1 बोली गई है। ठीक है, और ν2 का फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ν2 बोली गई है। और हमसे कह रहा है सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब ये ν3 है, ये हमें निकालना है ν3 की वैल्यू। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो जो एनर्जी है ये यहां से तक की एनर्जी दिख रही है डेल्टा E3, ये वाली डेल्टा E3 इज इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वल है डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2, जो लिखा ना यहाँ पे मैंने इस तरह से। तो यहां से इस एनर्जी को अपन क्या बोल सकते हैं H ν3 और ये H ν1 और ये H ν2, तो बस H से H कट जाएगा, तो क्या आ गया आंसर ν3 इज इक्वल टू ν1 प्लस ν2, तो आंसर सेकंड टिक कर देंगे अपन। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे।
इसमें आपसे कह रहा है कि नाभिक के बलों के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स रॉन्ग है बता रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वे प्रकृति में सबसे प्रबल बल हैं, बिल्कुल सही बात है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, पहला तो सही है। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज, सही है, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करते। ठीक है, और दे आर शॉर्ट रेंज, सही बात है, केवल न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है केवल वहीं तक ये इफेक्टेड होते हैं। और फिर कह रहा है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, नहीं बेटा, न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस का जो ओरिएंटेशन होता है उस पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इसने यहां बोल दिया कि इस पर डिपेंड नहीं करते, तो हमसे गलत पूछा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिपेंड करते हैं। ओके, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट 45 पर। 45, एम मास का एक परमाणु अनुत्तेजित हो जाता है तो, और इस पे फोटोन लैम्डा दे रखी है, तो यहाँ पे परमाणु का रेखीय संवेग निकालना है। तो बेटा देखो, हम देखते हैं कि जब भी कोई फोटोन यहां से इमिट हुआ है, तो हम जानते हैं जब भी कोई बेटा एटम डी एक्साइट होता है तो उससे एक फोटोन इमिट होता है। फोटोन इमिट होता है तो एटम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिकॉइल्ड, अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिशत होता है, रिकॉइल्ड होता है। तो इस तरह से रिकॉइल्ड होता है कि जो मोमेंटम फोटोन का आगे की ओर है उतना ही एटम का पीछे की ओर होता है मोमेंटम, तो दोनों के मोमेंटम सेम होते हैं। ठीक है, तो फोटोन का मोमेंटम h अपॉन लैम्डा, तो एटम का भी h अपॉन लैम्डा ही आएगा। तो हमसे कह रहा है कि प्रतिक्षेपित परमाणु का रेखीय संवेग वही h अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये आएगा। क्लियर, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन 46, आपसे क्या बोला इसमें, आई वर्सेस वी ग्राफ बताना है, किसके लिए, सोलर सेल के लिए। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है ग्राफ, ये आई वर्सेस वी ग्राफ हम ये ड्रॉ करते हैं इस तरह से, कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ये आता है, तो ये तुम्हें याद रखने वाली बात है। चलो आगे आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 47। आपसे कह रहा है कि ये सर्किट है, इसकी ट्रुथ टेबल बतानी है, किसकी सही ट्रुथ टेबल कौन सी है। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें ये जो गेट्स आपको दिख रहे हैं, यहां से अपन देखें एक्स से यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक्स बार। ओके, यहां से क्योंकि ये नॉट गेट है ना, और यहां से एक्स इधर आएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये एक्स। ऐसे ही ये वाई यहां से इधर जाएगा, वाई बार मिलेगा, यहां से होता हुआ वाई इधर गया। तो यहां से एक एंड गेट है, एंड गेट से एक्स बार वाई, और यहां से क्या मिला आपको, एक्स वाई बार। ओके, तो ये एंड गेट था। अब ये आगे किस में इंसर्ट हुआ है, एक नॉर गेट में। नॉर गेट क्या करता है, आने वालों को पहले ऐड करता है, फिर ऊपर एक बड़ी सी बार लगाता है। तो पहले इसने आने वालों को ऐड किया, ये लो आने वालों को इसने ऐड कर दिया है, फिर इसके ऊपर एक बड़ी सी बार लगा देगा, ये लगा दी बार। क्लियर, अब यहाँ पे फिर हम क्या करें, इस बार को ब्रेक कर दें, डी मॉर्गन थ्योरम लगा रहे हैं, बार को ब्रेक कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहां से अच्छा एक चीज आप देखिए गौर से, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या कौन सा गेट है, एक्स और गेट। गौर से देखिए ये चीज क्या है, एक्स और गेट को बता रही है, एक्स और गेट को, कौन सा गेट है बेटा, एक्स और उसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो रिजल्टेंटली क्या बन जाएगा, ये टोटली एक्स नॉर बन जाएगा, एक्स नॉर, क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो एक्स नॉर गेट। तो आपको देखना है एक्स नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्स नॉर गेट में क्या होता है बच्चों, दोनों इनपुट सेम होते हैं। एक्स नॉर गेट में जो दोनों इनपुट सेम होते हैं, तो इस केस में आउटपुट क्या मिलता है आपको, 1। तो दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 1, तो किस में आ रहा है, देखो ये दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 1, दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 1, तो क्या गया आंसर, फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ ये बन जाएगा। आउटपुट सेम होने पर, मतलब इनपुट सेम होने पर आउटपुट 1 आ रहा है, यही एक्स नॉर गेट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया आपसे कि यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग धातुओं के लिए निरोधियों का मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ दे रखा है। तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको फाइंड करनी किसकी है। तो अब देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, जहां पे ये बी और सी लिखे हुए हैं, ये किसको आते हैं, न्यू नॉट को, न्यू नॉट ए, न्यू नॉट बी और ये न्यू नॉट सी को बता रहे हैं पॉइंट। तो यहाँ पे ए वाले के लिए न्यू नॉट ए सबसे स्मॉलेस्ट है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो ए वाले के लिए सबसे ग्रेटेस्ट आएगी वेवलेंथ। ठीक है, कि हम जानते हैं लैम्डा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले के लिए सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वेवलेंथ सबसे ग्रेटेस्ट आएगी। ओके, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, एनर्जी रिलीज मतलब ई अपन फाइंड करें एनर्जी तो कैसे फाइंड करते हैं बेटा,
बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS करके, बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS करेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या है R की आपको बाइंडिंग एनर्जी कितनी रखी है 230, तो 230 में से आपको माइनस करना है LHS की बाइंडिंग एनर्जी। तो LHS में यहाँ पे कौन है, ये 112 एंड 106 P एंड Q है ना, तो 112 प्लस 106 ये अपन ने कर दिया। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पे कितना जाएगा आंसर, ये 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसको आप सम करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 218 तो हो गया 218, तो इसमें माइनस किया 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 228 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं ये कितना बन रहा है 200, ठीक है सही है, ये 218 हो जाएगा, तो 12 मेगा इलेक्ट्रॉन ये रिजल्ट बन जाएगा इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 में आपसे कह रहा है कि एक यूरेनियम न्यूक्लियर से पहले रेस्ट कंडीशन में था, इससे एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है। अल्फा पार्टिकल इमिट होने पर जो रिमेनिंग न्यूक्लियस से हम पुत्री नाभिक कहते हैं, उसकी चाल बतानी क्या होगी। तो बेटा जब भी एक एटम से कोई अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो जो पुत्री नाभिक है डॉटर न्यूक्लियस वो अपोजिट डायरेक्शन रिकॉर्ड होता है, कैसे, ताकि दोनों के मोमेंटम इक्वल रहे, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो m1v1 इक्वल टू m2v2 कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं v2 निकालूंगा तो क्या बन जाएगा m1v1 अपॉन m2, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया अपन ने। तो m1 अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, m1 मतलब 4 AMU, v1 आपको दे रखा है 2.34 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड अपॉन m2। तो बेटा इस यूरेनियम का मास कितना है 238, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो कितना बचा 234 हो जाएगा, 234। ठीक है, तो आप देखते हैं इससे आपने 100 टाइम्स कैंसिल कर दिया और यहां से डिवाइड करेंगे तो 10⁻3 टाइम्स और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 इंटू 10⁻3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। यहां पे आपसे कहा कि पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा तीनों को हम यहां पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सलेट कर रहे हैं विरामावस्था से। तो इन सभी की डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है, कौन सी ज्यादा है, कम है या बराबर है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V। ठीक है, तो यहाँ पे V की फॉर्म में देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है H अपॉन अंडर ऑफ 2me को लिखते हैं Q इंटू V, कुछ इस तरह से होता है फॉर्मूला, आपने पता होगा डी, ठीक है, आपने पढ़ा ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। तो यहां से V सेम है, H वैसे कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ m इंटू क्यू करेंगे। ठीक है, तो m इंटू क्यू हम जानते हैं पॉजिट्रॉन का मास तो काफी कम होता है, ठीक है, तो इसलिए उसकी वेवलेंथ सबसे ग्रेटेस्ट आएगी, क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही तो पार्टिकल है, ठीक है, हाँ चार्ज पॉजिटिव होता है इस पे, लेकिन है इलेक्ट्रॉन जैसा मास होता है इसका काफी कम होता है, तो इसके लिए लैम्डा ई सबसे ग्रेटेस्ट आएगा। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, लैम्डा ई। फिर हम बात करें प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल में, तो इनके लिए m इंटू क्यू, प्रोटॉन के लिए हम जानते हैं मास भी कम होता है, चार्ज भी कम होता है, ठीक है, तो इस केस में मतलब प्रोटॉन के अल्फा के रेस्पेक्ट में प्रोटॉन का मास भी कम है, चार्ज भी कम है, इसलिए सेकंड नंबर पे प्रोटॉन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या जाएगा अल्फा पार्टिकल, तो क्या जाएगा फर्स्ट आंसर। ओके, चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 पर। आपसे कहा कि नाभिक का घनत्व निम्न में से किस कोटि का होता है। तो जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है ये होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की रेंज में होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53। एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब, तो बच्चों एवलांच ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन कब होते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन कब होते हैं बच्चों, रिवर्स बायस में। ठीक है, रिवर्स बायस पे जब एक पर्टिकुलर काफी हाई नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, जिसे रिवर्स वोल्टेज कहते हैं, तो उस केस में क्या होता है ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, पश्च दिशिक बायस भंजन वोल्टता से अधिक हो जाता है, मतलब रिवर्स बायस में जो भंजन वोल्टता से अधिक होने पर ये एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, आपसे D1 एंड D2 से कितनी धाराएं गुजरेंगी ये हमें निकालनी है, D1 एंड D2 से। तो आपको चेक करना है कि D1 D2 कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग देखें, ये बैटरी का प्लस इधर है, ये माइनस इधर है, तो ये प्लस इसके पी पे लग रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये माइनस इस पे पी पे लग रहा है तो ये जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, ये रिवर्स बायस हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, मतलब इधर तो करंट जाएगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट ये कंडक्ट होगा नहीं, केवल ये कंडक्ट होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं इसमें I2 कितनी जाएगी 0,
I2 तो जीरो रहेगी, तो क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही तो इस ब्रांच को हटा ही दो, इसमें कोई करंट नहीं जा रही तो सारी करंट की यहां से घूमती इधर जाएगी, मतलब ये I1 इस तरफ फ्लो होगी, I1 नीचे घूमेगी और I1 निकालेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है 5 एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 मतलब 50 है, तो कितना हो जाएगा ये 0.1, तो 0.1 एम्पियर। तो I1 तो 0.1 एम्पियर है, I2 जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन में, ये सेकंड ऑप्शन में I1 0.1 एम्पियर, ठीक है, एंड I2 इक्वल टू 0। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा है कि एक प्रकाशीय सेल है, इसके कैथोड को अपन चेंज कर रहे हैं, phi1 phi2 में चेंज कर देते हैं, जहां phi2 की वैल्यू phi1 से ग्रेटर है, तो करंट्स की वैल्यू पहले I1 थी अब I2 हो गई है और सभी कंडीशंस को हम अनचेंज रख रहे हैं, तो बताना है कि क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ पे जो अपन फोटो सेल में करंट की बात करते हैं, तो करंट यहाँ पे कौन सी फ्लो होती है, सैचुरेशन करंट, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ग्राफ ऐसा बनता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे जैसे अपन I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करते हैं, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, तो आप जानते हैं ग्राफ किसी नॉन, यहाँ पे जीरो वोल्टेज पे करंट फिर भी नॉन जीरो होती है और ग्राफ ही सडनली इंक्रीज करके बाद में इजीली सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो थोड़े से वोल्टेज पे सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, तो थोड़ा सा वोल्टेज, ये मान लो 0.1 वोल्ट लगाते ही लगभग 0.1 0.2 वोल्ट पर ही आराम से क्या होता है ये सैचुरेशन। तो करंट क्या मिलती है आपको, सैचुरेशन करंट, जिसे हम बोलते हैं I, ठीक है, सैचुरेशन करंट I बोलते हैं, ठीक है, I करंट सैचुरेशन करंट हो गई है IS। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जाए तो हम करंट के लिए कौन सी बात करते हैं, सैचुरेशन करंट। तो आप देखिए ग्राफ कैसे मिल रहा है, कांस्टेंट लाइन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज की बात करें, पॉजिटिव वोल्टेज लगा रखे टुवर्ड्स राइट में, नेगेटिव तो ग्राफ चलो ऐसा आता है, तो हम वर्क फंक्शन को चेंज कर भी देंगे ना तो भी यहाँ पे इस करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं करंट कैसी आ रही है, कांस्टेंट, क्योंकि इस ग्राफ का पूरा ग्राफ मोस्टली ग्राफ कांस्टेंट लाइन पे अकॉर्डिंग ही जा रहा होता है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या रहेगा, I2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट पर, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 तो आपसे कह रहा है कि जो धातु की सतह है इस पर धैर्य तरंग दैर्ध्य का मान कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, और रेडिएशन इस पे हम फॉल कर रहे हैं 4500 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे कह रहा है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमें डिसाइड करनी है। तो देखो कैसे अपन देख सकते हैं, पहले फोटोन एनर्जी कैसे निकालेंगे, फोटोन एनर्जी 12400 करके अपॉन में डिवाइड करेंगे फोटोन वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम ये दे रखी है फोटोन वेवलेंथ, ठीक है, इससे निकल जाएगा ये। और वर्क फंक्शन जो है ये कैसे निकाल लेंगे, वर्क फंक्शन की वैल्यू 12400 डिवाइड बाय 6000 करके, ठीक है। और फिर हमसे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हम ई फोटोन में से माइनस कर देंगे वर्क फंक्शन को, ठीक है। तो इनको आप सोल्व कर लो तो लगभग ये 0.68 समथिंग ये रिजल्ट बन जाता है इसका, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57। तो देखो 57 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए दूसरी उत्तेजना ऊर्जा क्या है, मतलब सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बतानी क्या होगी। तो देखो यह जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो आपको यहां से लेकर यहां तक अपन भेजते हैं, बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को यहां से तक भेजेंगे तो ये होती है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसकी बात कर रहा है आपसे, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी इसे बोलते हैं। तो यहां से तक डिफरेंस है, कितना होता है डिफरेंस, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आपको पता ही है, ठीक है, 12.1 ये होती है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ये होती है 10.2। तो हमसे अगर क्वेश्चन में फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी पूछता तो 10.2, लेकिन अभी जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। इनकी न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, a पावर 1/3, ठीक है। यहां से r1 अपॉन r2 फाइंड करेंगे तो इनकी जो रेडियस मतलब a दे रखा है, इसका तो 27 है, इसका 125, तो 27 अपॉन 125 होल पावर 1/3 करनी है आपको। तो 27 के लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 5 हो गया है, तो 3/5 ये इसका आंसर हो जाएगा,
ओके, चलो अब आते हैं आगे 59 पे। 59 में H एटम की रेडियस आपको दे रखी है R, और दूसरी बोहर रेडियस में इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अच्छा देखो, अपन जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ओके, और इसी को अपन हम R इंटू पी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमसे दूसरी कक्षा की बात कर रहा था, n का मान कितना है पे, ये 2 दे रखा है, इस n का मान आपको 2 दे रखा है, तो इस 2 से ये 2 अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, हमसे पूछा p का मान निकालना है, तो p इज इक्वल टू क्या जाएगा, r को डिवाइड कर दो, तो h अपॉन पाई r, ये इसका आंसर हो गया सेकंड, h अपॉन पाई r। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 पर। आपसे क्या बता रहा है कि कौन को पूछ रहा है कौन कौन से कथन सही है कौन से गलत है। तो न्यूक्लियर फोर्स हमेशा आकर्षण प्रकृति के होते हैं, गलत है, हमेशा आकर्षण नहीं होते। तो मैंने देखा जिस तरह अपन जानते हैं बेटा, परमाणु के अंदर, एटम के अंदर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो जो ग्राफ होता है इस तरह से ग्राफ होता है फोर्स का। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल वैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आप सोचते हैं ना, वैसे न्यूक्लियर फोर्सेस के ग्राफ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फोर्स वर्सेस आर ग्राफ की अपन बात करें, फोर्स वर्सेस आर, तो यहाँ पे ये फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स का मतलब कैसा है, रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन फोर्स है। और यहाँ पे इस जगह इस पॉइंट के बाद यहाँ पे फोर्स 0 है, उसके बाद तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, सब जगह नेगेटिव है। तो अब ये फोर्स किसको बता रहा है, अट्रैक्शन को बता रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन। तो यहां से तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड। ठीक है, ओनली सेकंड। अच्छा, अब देखें आगे 61 पे। आपसे कह रहा है कि ये लिथियम 37 का जो मास डिफेक्ट है ये 0.042 दे रखा है आपको। आपसे कह रहा है कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी क्या होगी इसकी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो बी बार क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, डेल्टा एम इंटू 931 करके। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम तो 0.042 ये है, इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड बाय ए। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने रखें, 7, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो अप्रोक्सीमेट 5.586 बन जाता है रिजल्ट। तो क्या जाएगा आंसर, ये सेकंड। ठीक है, तो चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पर। फोटो डायोड के लिए करेक्ट आई वर्सेस वी ग्राफ बताना है। तो फोटो डायोड को अपन लगाते हैं रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में आई वर्सेस वी ग्राफ जो पढ़ा ना, रिवर्स बायस में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट वाले ग्राफ अगर मिलते हैं तो कौन से मिलते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ आई वर्सेस वी ग्राफ। देखो आपने पढ़ा ये डायोड के लिए, तो ये फॉरवर्ड बायस में ग्राफ होता है और ये रिवर्स बायस में। ठीक है, तो आप इस तरह से रिवर्स बायस वाली कंडीशन दिख रही है, वाले ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये कुछ इस तरह से। तो इन कंडीशन के बारे में सोचना, ये ग्राफ बन रहे हैं, बोले ग्राफ कुछ आगे आके इस तरह से बनेगी ग्राफ ये। ठीक है, अगर पूरे ग्राफ आगे बनाने की सोचें तो इस तरह की शेप बनती है, इन ग्राफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर अपन कौन सा टिक करेंगे, थर्ड। चलो अब आता है आगे क्वेश्चन 63। प्राकृतिक यूरेनियम में उपस्थित यूरेनियम 235 का परसेंटेज, ये तो डाटाबेस क्वेश्चन है, ये होता है बच्चों 0.7%। ठीक है, 99% के लगभग 99.3% कौन सा होता है, यूरेनियम 238। 99.3% के लगभग यूरेनियम 238 होता है, और 0.7% जो है वो क्या है, यूरेनियम 235। क्लियर। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 में आपसे कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का जो फोटोन है इसकी एनर्जी बतानी लगभग क्या होगी। अरे सिंपल सा, फोटोन वेवलेंथ दे रखी, एनर्जी निकालनी है। तो देखें 12400, इसमें डिवाइड करेंगे 5000 से। ठीक है, तो 5000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2.46 आ जाएगा ये। ठीक है, 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब आते हैं 65 पे। आपसे कह रहा है सेम एनर्जी का फोटोन, सेम एनर्जी के प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो आपको फाइंड करना है। दोनों की एनर्जी सेम दे रखी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी, मतलब रूट ऑफ 2me। एनर्जी यहाँ पे सेम है, एच वैसे कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट ऑफ m। ठीक है, तो यहां से पहले आपने क्या बोला, प्रोटॉन, बाद में अल्फा पार्टिकल, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा ये कह रहा है। तो अंडर के अंदर m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन आएगा, क्योंकि पहले इसने प्रोटॉन वर्ड यूज किया है, बाद में अल्फा पार्टिकल यूज किया है।
तो यहां से अल्फा पार्टिकल का मास हम जानते हैं 4 और इसका 1, तो क्या हो जाएगा 2:1। तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास बच्चों कम है, इसलिए डी ब्रॉगली वैलेंस ज्यादा होती है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम दे रखी है, तो इनकी इनके संगत जो वेवलेंथ है लैम्डा फोटोन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपसे, या लैम्डा फोटोन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा फोटोन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात आपसे कह रहा है। और जो फोटोन तो हम जानते हैं रेडिएशंस होते हैं, तो इनकी जो एनर्जी होती है क्या लिखते हैं, hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc अपॉन ई हो जाएगा, hc अपॉन ई ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, ये तो कौन सी लिखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये होता है क्या है, h अपॉन लैम्डा मतलब h अपॉन रूट ऑफ 2me। ठीक है, ये लिखते हैं अपन लैम्डा का मान h अपॉन रूट ऑफ 2me के इक्वल। तो यहां से h से h तो कट जाएगा ये। ठीक है, तो उसको ऊपर ले आए तो क्या आएगा रिजल्ट, ये √2m c अपॉन में e, रूट के अंदर e, क्योंकि एक e से ये रूट के अंदर है और ये सिंपल e है, तो कैंसिल होकर नीचे √e एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, अब चलो इनकी वैल्यूज अपन पुट करें, क्या है देखिए 2, ये जो 2 है इसका रूट करें तो 2 का रूट तो कितना होता है, लगभग 1.4 इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, तो 9 को लगभग 10 मान लो, चलो तो 10 पावर 10 इंटू कितना बन जाएगा, 9.1 इंटू 10 पावर 31 है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, तो इसको अपन लगभग 10 मान लें तो कितना हो गया, 10 पावर माइनस 30। 10 पावर माइनस 30 का रूट करेंगे तो 10 पावर माइनस 15। ओके, सी होता है 3 इंटू 10 पावर 8। फिर यहाँ पे एनर्जी आपको दे रखी है 10 पावर माइनस 20 जूल, तो 10 पावर माइनस 20 जूल का रूट करेंगे तो 10 पावर माइनस 10 ये आया। अब देखो यहाँ पे आप पावर्स को अपन सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या बनेगा, 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 15 है तो 10 पावर माइनस 5, और यहां से 10 पावर 8 और 10 पावर 3 हो गया, तो यहाँ पे 4.2 इंटू 10 पावर 3 ये आ रहा है रिजल्ट। लैम्डा पीएच अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन का रेशियो आ रहा है, तो आप देख सकते हो कौन सी वेवलेंथ ग्रेटर है, लैम्डा फोटोन वाली, तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा रिजल्ट। चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। आपसे कह रहा है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है एंड जो टोटल एनर्जी है, इसका रेशियो क्या होता है, -1, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव, टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। ठीक है, इसलिए -1। क्वेश्चन 68, नाभिक का आयतन सीधे समानुपाती होगा। तो वॉल्यूम जो होता है बेटा, वॉल्यूम तो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि हम जानते हैं ना वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी तो सभी की सेम होती है, तो प्रोपोर्शनल टू मास, और मास प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए। ठीक है, तो इसलिए हम देख सकते हैं फर्स्ट आंसर आएगा इसका। चलो आते हैं 69 पर। तो जो कह रहा है कि डीसी परिपथ में जो दिष्टकारी परिपथ है, इस पर अगर हमें कांस्टेंट डीसी ऑब्टेन करनी है तो किसका यूज करते हैं, तो बेटा कांस्टेंट डीसी ऑब्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर का। ठीक है, क्योंकि जो दोलित्र है, तो यहाँ पे फिल्टर, क्या आपने पढ़ा हुआ रेक्टिफायर टॉपिक, रेक्टिफायर पे जब हम इनपुट में देते हैं एसी, आउटपुट में हमें पल्स की फॉर्म में मिलती है डीसी। फिर जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसको हम आगे इंसर्ट करते हैं फिल्टर में, और फिल्टर से हमें क्या मिलती है, कांस्टेंट डीसी मिलती है। तो क्या जाएगा इसका आंसर, फिल्टर। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति। तो अपन जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, तो रिवर्स बायस अप्लाई करने में जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में तो इंक्रीज होता है, तो दे रखा है रिवर्स बायस में क्या होगा, इंक्रीज, फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे खैर अभी आंसर क्या जाएगा, अधिक हो जाएगा। 71 में आपसे कह रहा है कि इस तरह से सर्किट है, ये कौन से लॉजिक गेट को शो कर रहा है, मतलब ये ए एंड बी इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल सी मिल रहा है, तो कौन से लॉजिक गेट से ऐसा आउटपुट होता है। तो चलो अपन इसको 0101 की फॉर्म में करके देखते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे ए लो वोल्टेज में 0 0 1 1
0 0 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पे बी में 0 0 1 1 0 0 1 ऐसा दिख रहा है, और सी में देखो ये 0 है 1 1 1 0 1 1। अब देखिए यहाँ बेटा 0 0 जब है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0, 1 1 के लिए क्या मिल रहा है 1 1 1 0 1 0 के लिए 1, और फिर 1 1 के लिए 1, और इसके लिए भी 1। तो देखिए आप यहाँ पे देखते हैं ये प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा, और गेट की, कि और गेट में हम जानते हैं दोनों 0 होने पर ही आउटपुट 0 आता है। दोनों में से कोई भी एक हुआ या दोनों ही 1 हुए तो रिजल्ट क्या बनता है 1। तो ये रिजल्टेंटली ये ट्रुथ टेबल किसको इंडिकेट कर रही है, और गेट को। तो क्या जाएगा इसका आंसर, और गेट, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे 72 पर। तो 72 में कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद एन इनपुट एसी इज शोन। तो फुल वेव रेक्टिफायर ये आपको दिखा रखा है, ठीक है। इसका जो हमें फाइनली आउटपुट मिलता है, तो जो यहाँ पे इसको सर्किट में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें देखिए इसमें फुल वेव रेक्टिफायर क्या क्या लग रहा है, कैपेसिटर। तो फुल वेव रेक्टिफायर, खाली रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलेगा, और उसके बाद अपन लगाया आरएल, तो फाइनली यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इस तरह से एक कांस्टेंट डीसी की फॉर्म में, यूनिफॉर्म डीसी। मतलब आगे इस तरह से थोड़ी सा स्लम्प्स आएंगे, थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन लगभग कांस्टेंट सी बात आएगी, क्योंकि सी फिल्टर, सी यहाँ पे एज ए फिल्टर वे वर्क कर रहा है, और हमें मिलेगा आउटपुट इस तरह से। बिल्कुल ये ग्राफ भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये चीज होती है फिल्टर सर्किट से। 73 में आपसे कहा कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी सबकी दे रखी है, सभी की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की 1 है। तो यहाँ पे अपन देखें क्यू वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा कि एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी या रिलीज होगी। तो जो पहले अपन देखें यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी जिसे हम क्यू वैल्यू बोलते हैं, क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी आरएचएस माइनस बाइंडिंग एनर्जी एलएचएस करके। तो बाइंडिंग एनर्जी आरएचएस की देखें तो आरएचएस के अंदर बच्चों राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 हीलियम 4 है, मतलब टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए, 4 तो ये और एक और आगे 2 लग रहा है ना, ये तो टोटल 8 न्यूक्लियस। तो 8 इंटू हीलियम के बारे में क्या बोला गया है, हीलियम 4 के लिए आपको जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग दे रखी है 7.07 दे रखी है, तो 7.07, फिर प्लस ये C12, तो इसके अंदर 12 तो इसके अंदर न्यूक्लियन है, और इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.86, तो ये रख दिया 7.86। फिर माइनस LHS, LHS में 20 न्यूक्लियन है, और इस नियोन की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी है 8.03, ठीक है। 8.03 यहां रख दिया अपने 8.03। तो इसको सॉल्व करने पर यह आता है रिजल्ट -9.7। तो -9.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रिजल्ट आ रहा है। अब यहां से ये पता चल रहा है कि Q वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमें बाहर से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या जाएगा रिजल्ट, यह आएगा 9.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, अपन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव आ रहा होता तो आंसर आता कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अभी तो खैर नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कह रहा है कि एम मास क्यू चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल रखा है ए जो कि 50 वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं, और 4m क्यू का दूसरा पार्टिकल है 2500 वोल्ट से उसको एक्सलेट कर रहे हैं। तो डी ब्रोगली रेशो निकालनी है हमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ रेशो। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 m QV, ये लिखते हैं अपन। अब यहां पे h कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है, और दोनों पे चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। तो यहां से लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपन क्या बच गया √m × v, ये बच गया, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे रेशो निकाले तो लैम्डा a अपॉन लैम्डा b करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम रूट के अंदर रख रहे हैं किसकी बात, a वाले के लिए। तो a वाले के लिए आपको मास दे रखा है m एंड वोल्टेज 50 दे रखा है, m × 50। फिर हम रखें यहाँ पे b वाले के लिए, तो b वाले के लिए आपको मास की बने कितना बेटा 4m, मास तो 4m है, और इनटू वोल्टेज है 2500, ठीक है 2500। तो यहां से m से m कट जाएगा, क्लियर, और यहां से m से m कैंसिल, 50 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कितने टाइम्स 50 टाइम्स, 50 × 4 कितना हो जाएगा 200। तो रूट के अंदर 200 आ रहा है,
तो रूट के अंदर 200 मतलब 14.14, या इसका आंसर जाएगा मतलब फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। चलो आइए आगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 में आपसे कह रहा है 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताने, करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इमिट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। सही बात है, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलते हैं एटम्स के, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बिल्कुल सही है, एक सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे मूव करते हैं, बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, जिसे अपन स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। फिर ये भी सही है। थर्ड कह रहा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये गलत है। ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करती, सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। डी कह रहा है फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट ए फ्री प्रोटॉन डीके इज पॉसिबल। नहीं, न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता बेटा, न्यूट्रॉन तो अनस्टेबल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन तो अनस्टेबल है, प्रोटॉन स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ई में कह रहा है रेडियोएक्टिविटी इज इंडिकेशन ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सही बात है, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, उन्हीं का आगे डीके होता है, अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पार्टिकल अनस्टेबल है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाएगा ए, बी एंड ई ओनली, केवल ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या कह रहा है आपसे, सिलिकॉन, ये आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, या कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में रहा है कि बाय डोपिंग सेमीकंडक्टर विद पेंटावलेंट मटेरियल। तो पेंटावलेंट मटेरियल अपन ऐड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड में कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेट चार्ज नेगेटिव होता है। नहीं, ये गलत है। चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे प्योर सेमीकंडक्टर हो, कोई सा भी हो, सभी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, टोटली फिजिकल न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जितने इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, मतलब जिसमें इंप्योरिटी ऐड करी है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए उतने उसमें स्टैटिक पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। इस वजह से नेट चार्ज क्या होता है, 0। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, फोर्थ। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 इन ग्राफ के बारे में कह रहा है कि बताना है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स है किन किन के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बता रहे हैं। तो देखो फर्स्ट आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ पे इससे ग्राफ मिलता है आई वर्सेस वी ग्राफ। आई वर्सेस वी ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है सिंपल डायोड को। ठीक है, डायोड के बारे में कोई अपन जानते हैं, फॉरवर्ड बायस के अंदर आराम से एक्सपोनेंशियल करंट ग्रो करती है। ठीक है, और रिवर्स बायस में करंट लगभग 0 रहती है। ठीक है, हमें यहाँ पे सिंपल जो डायोड की बात कर रहे हैं उसका हमें ब्रेकडाउन शो नहीं करना, वरना आप सोचे ग्राफ तो ऐसा होता है, इस टाइप से हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो देखिए यहाँ पे आप सही सोच रहे हैं, लेकिन सोचिए इसके अंदर जब अपन ग्राफ बात करते हैं किसी भी डायोड की, तो डायोड को अपन इस वाली कंडीशन में यूज करते ही नहीं है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, डायोड खराब हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसका हम यूज करते ही नहीं है। हम केवल ग्राफ यूज करते हैं जनरल डायोड का, इस कंडीशन में यहीं तक यूज करते हैं, केवल इस जगह तक ही। ठीक है, तो यार ग्राफ किसको बता रहा है, सिंपल डायोड को। उसका फिर जेनर डायोड को हम यूज करते हैं आगे इस वाली सिचुएशन में, मतलब ये आगे सिचुएशन दिख रही है, ये सिचुएशन अपन जेनर डायोड के लिए यूज करते हैं। ये जो दिखा रखा है ये वाला पोर्शन जेनर डायोड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और जेनर डायोड को अगर अपन फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो बिल्कुल ये कंडीशन में मिलेगी, लेकिन हालांकि यूज नहीं करते जेनर डायोड को, लेकिन अगर लगाए तो बिल्कुल ये ग्राफ मिल सकता है। ठीक है, तो ये जेनर डायोड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये भी सही जेनर डायोड के लिए। और फिर ये तो खैर सोलर सेल का होता ही है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये थर्ड, सिंपल डायोड, जेनर डायोड एंड सोलर सेल। ठीक है, चलो आगे देखें 78 पर। आपसे कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट सर्किट है किस तरह से बिहेव करेगा ये बताना है। देखो ये एक नॉर गेट है जिसके दोनों इनपुट शॉर्ट सर्किट हो रखे, इससे हमें क्या मिलेगा, ए इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ मिलेगा ए बार, ऐसे यहाँ पे मिलेगा बी बार, यहाँ मिलेगा सी बार। अब तीनों कौन से गेट में इंसर्ट हुए, अगेन ये नॉर गेट में इंटर कर रहे हैं, तो नॉर गेट से क्या मिलता है, नॉर गेट क्या करता है बच्चों, पहले तीनों को ऐड करता है, तीनों को ऐड करके ऊपर एक बड़ी सी बार लगा देता है। तो ए बार, बी बार, सी बार को पहले ऐड किया, ठीक है, और उसको फिर बड़ी सी बार लगा दी अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम से करना है, बार को ब्रेक कर दो, सिंबल चेंज कर दो, तो यहाँ पे बार को ब्रेक कर दिया, तो और प्लस को डॉट कर देना है, ऊपर वाली बार को ब्रेक करके हमने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया सी।
अब जो डबल बार्स कैंसिल हो जाती है तो ए डॉट बी डॉट सी ये आ रहा है रिजल्ट। अब ए डॉट बी डॉट सी कौन सा गेट है? एंड गेट। तो क्या जाएगा रिजल्ट? ये फोर्थ एंड गेट आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पर। तो आपसे कह रहा है कि इस सर्किट के लिए सत्य सारणी कौन सी है, मतलब ट्रुथ टेबल कौन सी है, ये आपको बतानी है। देखो यहां से इधर से ए इंसर्ट हुआ, यहां से ए होता हुआ इधर जा रहा है, ए आएगा, यहां से इधर ए, ये बी, ये कौन सा गेट है? और गेट। तो क्या मिला बेटा आपको? ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलेगा। अब यहां से आगे जो आउटपुट आया एक नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है? इन दोनों को पहले डॉट करता है, फिर होल बार आ जाता है। तो ए डॉट ए प्लस बी करके होल बार अप्लाई कर दी इसने। ठीक है, होल बार यहां पे इसने अप्लाई कर दी। तो हमें देखना है अब यहां पे इसमें देखो क्या करें, इसमें बार को ब्रेक करते हैं और ये वाला सिंबल चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बार प्लस ए प्लस बी बार, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे उसका देखिए आगे ए बार प्लस, इसको फिर से अपन डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन कर दें तो क्या जाएगा? ए बार डॉट बी बार। सही है। अब यहां पे इसमें से ए बार आप कॉमन निकाल लो बेटा। ए बार कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस बी बार, ए बार आपने कॉमन निकाले 1 प्लस बी बार। अब 1 प्लस बी बार क्या होता है? 1। ठीक है, और यहां से क्या गया रिजल्ट? फाइनली ए बार। मतलब जो ए है उसका जस्ट उल्टा आउटपुट आना चाहिए। तो ए का जस्ट उल्टा आउटपुट किसमें दे रखा है? आप देखें ए का जस्ट उल्टा ये आएगा सेकंड में। तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, ए का जस्ट अपोजिट मतलब सेकंड ऑप्शन ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, 79। चलो अब आते हैं आगे 80 पर। 80 में आपसे कह रहा है कि इसमें लिस्ट दे रखी है, इसको मैच करना है। ठीक, कौन सा किससे मैच हो रहा है? तो आपसे कह रहा है कि ए प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां होता है? बिल्कुल ठीक बीच में होता है। ठीक है, तो फर्मी लेवल एट मिडल, तो ए का तो क्या जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, फिर बी एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है। तो नियर टू दी कंडक्शन बैंड, मतलब ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये किसके क्लोज होगा? वैलेंस बैंड के। तो फर्मी लेवल नियर वैलेंस बैंड, तो ये आ जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड आ जाएगा। और मेटल्स में तो ये ओवरलैप फॉर्म में होते हैं, तो क्या जाएगा इसका? क्या बच गया देखो डी में, यहाँ पे फोर्थ फर्मी लेवल इनसाइड कंडक्शन बैंड, तो इसका फोर्थ हो गया। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये सेकंड आ जाएगा, ये सेकंड। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। ओके, तो ऐसे अपन देख सकते हैं। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए उस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? एच हाइड्रोजन के अंदर स्पेक्ट्रम में, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसमें लाइमन और बामर सीरीज की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो निकालना है। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मतलब एनर्जी सबसे लीस्ट। एनर्जी लीस्ट कब होगी? जब जंपिंग जस्ट ऊपर वाली बिल्डिंग से होगी, मतलब सेकंड नेक्स्ट एनर्जी लेवल से होगी। तो हम बात करें लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज में जंपिंग कहां होती है? 1 में। तो हमें कहां से करानी है? 2 से 1 में करानी जंपिंग, मतलब जस्ट ऊपर से 1 में करानी है। और बामर के लिए, बामर में जंपिंग कहां होती है? सेकंड में। तो उसको भी जंपिंग जस्ट ऊपर से करानी है, मतलब 3 से 2 में करानी है। सेकंड में जंपिंग 3 से सेकंड में। तो देखो इसका रेशो पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर। लाइमन में अपन वैल्यू पुट करें, आप जानते हैं बेटा 1 अपॉन लैम्डा, ये होता है रिलेशन 1 अपॉन लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसका यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस रिलेशन का अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइमन के लिए हम यहाँ रख रहे हैं वैल्यू लाइमन के लिए, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर में जंपिंग 1 में करानी है, मतलब 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4। ऐसे यहाँ पे बामर के लिए यहाँ रख रहा हूं मैं, जंपिंग 2 में करानी है, तो 1 अपॉन 4 कहां से करानी है? 3 से, तो 9। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो तो क्या जाएगा रिजल्ट? 5/27, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पे। आपसे कह रहा है कि ई एनर्जी का रेडिएशन है, कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहे हैं अपन। तो उस केस में इमिटेड लाइट की वेलोसिटी सी है, तो आपको बताना है कि कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। तो आप मोमेंटम जो ट्रांसफर होता है बेटा, जो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
तो वहां पे परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब फोटोन गिरता है तो टकरा के सीधा अपोजिट लौट जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा पी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ पी के इक्वल, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बनेगी, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा, ओके, एच अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। अब हम एक काम करें, इसमें ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 है, तो ये तो 2 है, ठीक है, 2, और पी को रख दिया मैंने एच अपॉन लैम्डा, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखिए ये एच सी अपॉन लैम्डा क्या बन जाएगा, एनर्जी, तो इसको एनर्जी से रिप्लेस कर दो तो 2 ई अपॉन सी, ये इसका आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 पर आपसे कह रहा है कि मिनिमम पहुंच की दूरी निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, यही किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, मतलब के Q1 Q2 अपॉन आर करते हैं तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये बन जाती है। तो हमसे यहाँ पे m के साथ डिपेंडेंसी पूछी r की, तो ये रहा r, ये रहा m, तो r की m के साथ डिपेंडेंसी कहती है इनवर्स फॉर्म में, ठीक है, तो क्या जाएगा ये फोर्थ, ठीक है, r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, तो हम फोर्थ टिक करेंगे। चलो बात है क्वेश्चन नंबर 84 पे, तो क्या है किसके लिए बोहर मॉडल वैध नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं बोहर मॉडल बच्चों H लाइक एटम्स के लिए वैलिड होता है, पर जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होगा, इसमें नियॉन प्लस में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्लस लग रहा है, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला गया, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स में ही सही, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। 85 में कह रहा है कि एक 189 मास नंबर वाला एक न्यूक्लियस है, इससे 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो इनकी रेडियस का रेशो निकालना है। रेडियस रेशो आप जानते हैं रेडियस प्रोपोर्शनल टू a पावर 1/3 होता है, ठीक है, तो 125 एंड 64 है, इसका रेडियस रेशो निकालना है, तो r1 अपॉन r2 करेंगे, तो यहाँ पे 125 अपॉन 64 पावर 1/3, ठीक है, तो ये 5 और ये कितना हो गया 4, तो 5/4 कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन 86 पर। 86 में कह रहा है कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसको अगर अपन गर्म करेंगे, गर्म करने पे मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा, तो जो टेम्परेचर चेंज करने से इसका जो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पूरा पूरा ग्राफ ही डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कंप्लीट ग्राफ चेंज होता है, मतलब आई वी ग्राफ कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व चेंज हो जाता है, तो संपूर्ण वी आई अभिलक्षणिक ग्राफ को प्रभावित करता है, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन 87, ये आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस गेट के इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ सकते हैं ये 6 वोल्ट यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, आप ये मान लो चलो कि इस तरह से आपने बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट की, बातें की है, ऐसे समझ लो कि 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है, इसको मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मतलब सेम ही है, वही चीज समझा रहा हूं। देखो अब यहाँ पे इसमें अगर आपने इन दोनों स्विच को ऑफ रखा है, तो दोनों को ऑफ रखेंगे तो हम देख रहे हैं इसमें एलईडी में करंट फ्लो ही नहीं होगी, इसका मतलब एलईडी चलेगी नहीं। लेकिन अगर आपने कोई सा भी स्विच ऑन कर दिया है या दोनों को ही ऑन कर दिया तो एलईडी ग्लो हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनी वन इनपुट 1 होने पर एलईडी ग्लो हो रही है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, और गेट की, तो इसको बता रहा बच्चों और गेट को, क्योंकि दोनों ऑफ रखने पर एलईडी नहीं जलेगी, बाकी तो हमेशा एलईडी चालू हो जाएगी, किसी भी को भी ऑन कर दें, तो ये और गेट को इंडिकेट कर रहा है। चलो आगे देखते हैं 88 में कह रहा है कि यहाँ पे पी टाइप के हमें सेमीकंडक्टर ऑप्टेन करना है, तो कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, तो बोरॉन मिलाने पर पी टाइप का बनता है, ठीक है, ये तो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद आगे देखें 89, आपको ये स्टेटमेंट दे रखे ए एंड बी, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट कह रहा है सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ, बिल्कुल सही है, ऐसा ग्राफ बनता नहीं बनता, ऐसा इस तरह ग्राफ बनता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बी में कह रहा है इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल यहां तक सही है। फिर कह रहा है इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, बस ये झूठ बोल गया, ये मेजॉरिटी कैरियर से नहीं होता, किससे होता है, माइनॉरिटी कैरियर से, इस वजह से स्टेटमेंट गलत है। माइक्रो एम्पियर तक ठीक था, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर क्या आता है, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, तो ये सेकंड गलत है।
तो ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है, तो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट आ जाएगा थर्ड। ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो देखो आज के पेपर का, इस सिलेबस का फिजिक्स इको का सबसे आखिरी क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जेनोडायोड किस तरह से वर्क करता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था मैंने। जेनोडायोड रिवर्स बायस में इसका मेनली यूज होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जबकि अगर उसको फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल जंक्शन डायोड की वर्किंग करेगा। जो नॉर्मल डायोड होता है वैसे वर्किंग करेगा फॉरवर्ड बायस में। तो रिवर्स बायस में ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको अपन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर रहेगा इसका, यहाँ पे उत्क्रम अभिनीति में वोल्टता नियामक की तरह और अब में पीएन संधि की तरह। बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड हो गया, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस एंड एज ए सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ तक अपन समापन समारोह करते हैं अपना, मतलब फिजिक्स इको यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से अपन ने ये पूरा कार्यक्रम चला है। ठीक है, चलो आपका आगे नीट का बहुत बढ़िया सिलेक्शन हो हम चाहते हैं, और इसी तरह से आप आगे मेहनत करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।